सो हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम हेयर। तो कल हमने चैल्कोलिथिक एज पे आके यहाँ पे छोड़ दिया था और हमने मेसोलिथिक एज तक जो है कवर कर लिया था। ठीक है, तो इस रिवीजन सीरीज में हम आज चैल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो चैल्कोलिथिक एज में जो सबसे पहले हुआ, एक्चुअली चैल्कोलिथिक एज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है कॉपर का यूज होने लगा। अब देखो, इससे पहले हम सिर्फ स्टोन यूज कर रहे थे। ठीक है, स्टोन का यूज कर रहे थे। अब स्टोन के साथ साथ हम कॉपर का यूज भी करने लगे, स्टोन के साथ साथ कॉपर का यूज भी करने लगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकली जो चैल्कोलिथिक एज में हमने लार्जली अप्लाइज टू द सेटलमेंट्स ऑफ प्री हरप्पन्स। ठीक है, बट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री इट अपीयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रोंज हरप्पन कल्चर। ठीक है, तो द पीपल ऑफ चैल्कोलिथिक फेज प्रोड्यूस व्हीट। अब ये पॉइंट यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट है कि चैल्कोलिथिक एज में हम व्हीट और राइस यहाँ पे दोनों का प्रोडक्शन होने लगा। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि मेसोलिथिक एज में जो है और एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, मेसोलिथिक में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी और चैल्कोलिथिक एज में आकर के हमें क्या पता लगा कि हम व्हीट और राइस दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ होगा? आप मेरे को कमेंट करके बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो दे प्रैक्टिस मोर स्लैश बर्न और जूम कल्टीवेशन। अब यहाँ पे क्या होने लगा? एक जूम कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे खेती कर रहे थे, अब यहाँ पे खेती करे, यहाँ पे जो लैंड थी वो उसकी फर्टिलिटी कम हुई है ना, और जो भी फसल के अवशेष बचे उनको जला करके यहीं पे छोड़ दिया और फिर दूसरी जगह जा कर के खेती करने लगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही हुआ, फिर तीसरी जगह जाके खेती करने लगे। तो एक जगह खेती करने के बाद उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना और फिर दूसरी जगह चले जाना, दिस इज झूम कल्टीवेशन। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो OCP है, OCP मतलब ऑर्च, ये लिखा हुआ ऑर्च कलर्ड पोट्री। ठीक है, तो ये हमारे नदर्न इंडिया में चैल्कोलिथिक पीरियड में देखने को मिलती है। कई बार आपको है ना ऐसे क्वेश्चन मैच करने को दे देगा कि बताओ OCP जो है किस पीरियड में हमको देखने को मिली। न्यूलिथिक लिख देगा, है ना, चैल्कोलिथिक लिख देगा। तो यदि हम इस चीज़ को अभी फोकस कर लेंगे कि चैल्कोलिथिक एज में ही OCP देखने को मिला, ना कि न्यूलिथिक एज में। ठीक है, तो ये देखो पीटी में इसी तरीके से बस कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे ऐसे अलग अलग फैक्ट्स को ना एक दूसरे के साथ मिक्स करके दे देता है। तो इसका तो बस यही तरीका है कि आप इसको बार बार देखते रहें। ठीक, फिर इसके जो कुछ चैल्कोलिथिक कल्चर की कुछ मेजर जो इसमें कल्चर हैं वो ये हैं, और ये कई बार ना ऐसे भी लगाने को दे देगा कि इनको ना अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। ठीक है, तो इनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये लगे हुए हैं, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आर बनास कल्चर, कायथा कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, ये तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि सबसे पहले आर कल्चर आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी न्यू नोमनिक्स बना के याद कर सकते हैं। जैसे मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, AKMJ। ठीक है, आप और कुछ भी जो कुछ बनाना चाहे बना सकते हैं, ये इसमें तो कुछ खास विशेष है नहीं। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए कि अगर आपको AKMJ याद है ना, तो आप फिर इसको टाइमलाइन ऐसे रट के बैठने से बच सकते हो। ठीक है, हालांकि एक बार हम इस पर भी ध्यान दे लेते हैं कि भाई जो आहार बनास था वो 2100 BC से 1500 BC तक के आसपास की बात कर रहा है। और देखो 1500 से 1000 के बीच में क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ये होता है ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, फिर 2000 BC से यहाँ पे 1800 की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी इसके आसपास की बात है ना। फिर 1700 BC से 1200 BC। ठीक है, और फिर 1400 से 700, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यदि मैं मान के चलूँ, जैसे 1400 के बाद 1000 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और 1000 से फिर 600, तो ये किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है लेटर वैदिक पीरियड के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब जोरवे जो कल्चर था, अगर ऐसे स्टेटमेंट बना के दे दिया कि जोरवे कल्चर जो है लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित है, तो फिर भी ये बात सही होगी, और चैल्कोलिथिक में तो है ही। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। तो हाँ, हमने आई थिंक ये वाले क्वेश्चन पहले भी देखे थे, राइट। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा किस तरीके से, अभी हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो राइस वाज कल्टिवेटेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो भाई नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, फिर से आप एकदम से तुरंत जो है ऐसे मैप बनाइए, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट तो ये वाला पार्ट होता है। और अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि जो राइस के हमको एविडेंस मिलते हैं वो यूपी में मिलते हैं, कहाँ से, कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा से यूपी से मिलते हैं। तो यूपी जो है नॉर्थ वेस्ट में कहाँ से आ गया भाई, यूपी तो नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी है, नॉर्थ वेस्ट तो ये वाला पार्ट है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर वीट एंड राइस वर रेज्ड इन मेहरगढ़। अब देखो, मेहरगढ़ में आपको किस चीज़ के साग से मिले थे, मेहरगढ़ में आपको साग से मिले थे वीट के, ठीक है। तो यहाँ पे राइस तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। और सही स्टेटमेंट अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर टू। इसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक अभी दिया होगा, हाँ ये रहा, ठीक है। तो मेहरगढ़ से हमको वीट के साग से मिले थे, ओके। लेकिन इसने राइस भी यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने देख लिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं कि जो एविडेंस राइस के मिले हैं वो बेलन घाटी, ठीक है, बेलन वैली जो है, इसको बेलन घाटी हिंदी में बोलते हैं, ये कोल्डियावा यूपी से मिले हैं। तो ये इट इज़ नॉट इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये कहाँ पे, ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में है। तो मेहरगढ़ से तो हमको भाई साहब वीट के साग से मिले हैं, ना कि नॉट राइस, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे आईवीसी पे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम देखो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है इन साउथ एशिया। अब ये टर्म बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये ऐसे दे देता है कि एशिया का कौन सा है ना, फिर आंसर चेंज, देखो मेन चीज़ यही होती है यूपीएससी में ना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वो कुछ ऐड कर देगा। मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था कहाँ का, साउथ एशिया का, है ना, वो आपको एशिया का दे देगा, है ना। लेकिन ये कहाँ का है, साउथ एशिया का है। और इसके जो कंटेम्प्रेरी था वो कौन सा सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया। अच्छा आप मेरे को बताओ मेसोपोटामिया कहाँ पे है, कमेंट करके, है ना। क्या मेसोपोटामिया और इजिप्ट एक है या अलग अलग हैं, है ना। और अभी ये बहुत न्यूज़ में भी चल रहा है आजकल ये वाला एरिया ना, इजिप्ट मेसोपोटामिया। हाँ मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, जो हमारा ये है ना, देखो ये इस तरीके से ये एक सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा इधर इजिप्ट हो गया, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, रेड सी है, ठीक है। और फिर इधर ये जॉर्डन, सीरिया, यहाँ पे कुछ करके है ना, लेबनान। और जो ये वाला पूरा एरिया ना, एक्चुअली इसको मेसोपोटामिया, यहाँ पे ये पूरी जो संस्कृति थी इसको मेसोपोटामिया बोलते हैं। और इजिप्ट तो ये इधर है ही है ना। ये फिर तुम्हारा इधर आई थिंक, हाँ फिर पर्शियन गल्फ तो खैर इधर आएगा, जो इधर बहरीन और कतर वतर ये सब है। हम इस वाले एरिया की बात, तो नीचे तो यहाँ पे ईरान वगैरह हो गई, है ना। तो हम आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, है ना। तो फिर भी आप एक बार इसको ना मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप 1 मिनट वेट करें तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। मेसोपोटामिया, क्या, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। अब इसका देख लेते हैं हम इमेज। तो हाँ ये वाला सही रहेगा। तो देखो अब इसको समझो आप यहाँ पे, चलो ये भी सही है। वैसे इमेज तो जो है चेंज हो गया इसका, ये रहा। तो जो हमारा मैंने जैसे बताया ये इधर पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ ये तुम्हारा ये जो पूरा टिग्रीज रीजन है ना, इधर तुम्हारा लेबनान, ये जो इजराइल सब आजकल लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये क्या हो रहा है। ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट तुम्हारा इधर है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो इतना आपको याद रहेगा तो अब ज़्यादा समझ में आएगा मुझे लगता है ना। तो पढ़ना इस तरीके से ही है एक्चुअली, जब हम
खुद से पढ़ते हैं ना तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अरे कोई नहीं बाद में देख लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं फिर। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं। तो जो हमारा जो हड़प्पा था, ठीक है, वाज फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट टू बी डिस्कवर्ड। तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट यानी पुरातात्विक साइट थी वो जो सबसे पहली डिस्कवर की गई वो की गई हड़प्पा। ठीक है, और ये किसके द्वारा की गई, इसका जॉन मार्शल। अब देखो कई बार ना क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट थी जो, उसकी डिस्कवरी जो है दयाराम साहनी ने की, तो गलत हो जाएगा। नहीं भाई, जो फर्स्ट उसका रिसर्चर था, है ना, वो जॉन मार्शल था। ठीक है, हालांकि डिस्कवरी तो दयाराम साहनी ने ही की थी, आई एम सो सॉरी, लेकिन जिसके ऊपर जो फर्स्ट रिसर्चर है, ठीक है, जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज किया, जिसने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा, वो जॉन मार्शल है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जिसने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा उसका नाम जॉन मार्शल, और जिसने इसको डिस्कवर किया उसका नाम दयाराम साहनी। ठीक है, अब इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, ठीक है, तो इसका एक्सटेंड देखो, पहले ऐसे समझ लो भाई, हमने पॉइंट नंबर 1 डाल लेते हैं, 2 3 4, है ना, वैसे इधर तो डाला ही हुआ था 1 2 3 4, फिर इधर मैंने मैप में ऐसे लिख लिया कि नॉर्थ में कहाँ तक गया, नॉर्थ में गया मांडा तक, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और मांडा ये ऐसे भी पूछ सकता है, क्या पता मैप में भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई मांडा कहाँ पे है, तो इसको भी हम एक बार अभी जस्ट मिनट इसको भी देख लेते हैं एक बार कि भाई मांडा, आई थिंक देखो ऐसे आ सकता है ना, जैसे क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो पहले तो पूरा हम जम्मू कश्मीर बोलते थे, तो उस वजह से ये चेंज भी हो सकता है ना। तो क्या था हमारा ये मांडा हड़प्पन साइट, राइट। हाँ, ये देखो कहाँ पे है, तो ये बता रहा है अभी कि ये जो है जम्मू में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आप देखो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो अब इतना और कितना डिटेल में जाएगा यार यूपीएससी, अब जाएगा तो भाई फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत इस मतलब इस तरीके से ही पढ़ के चलना है, जितना हो सके उतना आप देखते चलेंगे, है ना। अब जो इसकी सदर्न मोस्ट साइट थी वो है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और फिर ईस्टर्न मोस्ट साइड थी जो, वो आलमगीरपुर, ये यूपी में है आपका, और वेस्टर्न साइड थी सुतकांगीडोर। ठीक है, यानी कि आप मैप को भी देखते चले तो सुतकांगीडोर आई थिंक कहीं पे आपको इधर को मिलेगा। ठीक है, जो वेस्टर्न मोस्ट साइट होगी, और आलमगीरपुर इधर कहीं महाराष्ट्र में, मांडा तो इधर चला ही गया, और फिर इधर ये तुम्हारा यूपी में आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक इतना में फैला हुआ था। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या था। तो देखो मेनली जो आईवीसी में थे ना, जो रेशियल टाइप थे, तो इसमें 4 रेशियल टाइप थे, हाँ 4 हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मेडिटेरेनियन और अल्पनाइड और मंगोलाइड। ठीक है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो थे वो मेडिटेरेनियन थे, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी वो मेडिटेरेनियन थे। तो यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि आईवीसी में, है ना, आईवीसी में कौन कौन सी रेस मौजूद थी, है ना, फिर ऐसे ऑप्शन बना देगा, पहले पे लिख देगा पहला, दूसरा, तीसरा ये, और चौथा, और फिर पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ऑल ऑफ दैम। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दैम। फिर से एक बार रिकॉल कर लो, प्रोटोस्टोलाइड, मेडिटेरेनियन, है ना, और एल्पोनाइड और मंगोलाइड, और इनमें सबसे ज़्यादा कौन थी, मेडिटेरेनियन वाले थे। ठीक है, अब ये तो हिस्ट्री में इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कहाँ पे था, तो अलोंग घाघरा हाकरा लाइन। ठीक है, एक्चुअली ये नदी को बोल रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, GHAKRA, घाघरा के घाघरा घाघरा लाइन।
भाई ये क्या खुल गया, एक मिनट। घाघरा, ओ सॉरी, घाघरा हाकरा, घाघरा हाकरा, HAGRA, घाघरा HA, घाघरा हाकरा रिवर। क्या, तो देखो ये कहाँ पे है। घाघरा हाकरा रिवर इज एन एंटीमिनेट रिवर इन इंडिया, और ये कहाँ पे है, एंड पाकिस्तान, दैट फ्लो ओनली ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो चलो आपका यहाँ से मेनली इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इस वाले रीजन की बात कर रहा है आई थिंक ये घाघरा हाकरा रीजन। तो ये पाकिस्तान और इंडिया में मानसून सीजन में ही बहती है। ठीक है, थार डेजर्ट यानी कि इस वाले एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलो हम फिर से वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे ही। तो इसके मतलब इसके पास में ही ज़्यादातर लोग रहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेजेस ऑफ डेवलपमेंट के फेजेस क्या रहे। तो इसको भी हमने तीन इसकी मतलब जो टाइमलाइन है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहली को या तो हम अर्ली या प्री हड़प्पन फेज़ बोलते हैं, जो कि 3200 BC से लेके 2600 BC तक का माना गया है। फिर इसका जो दूसरा फेज़ आता है वो उसको बोलते हैं मैच्योर फेज़, है ना, मैच्योर हड़प्पन फेज़, जो 2600 से फिर 1900 तक का माना गया है। फिर आता है लेटर हड़प्पन फेज़, यानी कि 1900 से 1200। अब कहीं ना कहीं फिर देखो इसको ऐसे रिकॉल करो, आप ऐसे आगे पढ़ोगे तो, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो वो ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे कि यार 1500 से तो 1000 तक हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक एज। ठीक है, ऋग्वेदिक एज, और यहाँ पे 1900 से 12, यानी कि कहीं ना कहीं हड़प्पा का डिक्लाइन हो रहा था, और यहाँ से जो है शुरुआत हो रही थी किसकी, देखो हड़प्पा जो था डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे, और तुम्हारा लेटर यानी कि वैदिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वैदिक पीरियड। और इसमें भी कहें तो यहाँ पे सबसे पहले लेटर वे ओ सॉरी ऋग्वेदिक, ठीक है, और फिर ये लेटर वैदिक, है ना। अगर ऑप्शन में आता है ऋग्वेदिक तो फिर आंसर होगा ऋग्वेदिक, यदि मान लीजिए ऑप्शन में आता है वैदिक पीरियड तो फिर वैदिक पीरियड ही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइमिंग का हेर फेर है तो उसको समझना जरूरी है। अब चलते हैं आगे। द लेट हड़प्पन फेज कंप्राइजेस 5 जियोग्राफिकल जोन। ठीक है, अब लेटर हड़प्पन फेज में क्या है कि 5 जोन बनाए गए जियोग्राफिकली, हमने उसको डिवाइड किया। तो पहला था इसमें वेस्ट पंजाब फेज, जिसको सीमेंट्री एच भी बोलते हैं, सीमेंट्री एच कल्चर। ठीक है, दूसरा था ईस्ट पंजाब फेज, तीसरा था झोकर फेज, है ना, और तुम्हारा जो चौथा था वो था रंगपुर फेज, और पांचवा था गंगा यमुना दोआब फेज। तो इसको भी एक बार ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हड़प्पन फेज, जो लेटर हड़प्पन फेज था, उसको हमने कितने टुकड़ों में डिवाइड किया। ऐसे स्टेटमेंट बना सकता है कि पहला स्टेटमेंट कि वो बोलेगा कि 4 में डिवाइड किया था, तो आंसर 4 नहीं है, आंसर कितना है 5 है, नहीं भाई 5 में किया था। दूसरा स्टेटमेंट बना सकता है कि उनमें से जैसे वेस्ट पंजाब का दे देगा, है ना, और कि उनमें से कुछ का नाम ये है, वेस्ट पंजाब है, रंगपुर है ना, गंगा यमुना दोआब है ना, इस तरीके से दे देगा। फिर चौथा कुछ तीसरा स्टेटमेंट ऐसे बना सकता है कि सीमेंट्री एच जो कल्चर है वो इसका पार्ट नहीं है, जबकि फिर ये गलत हो जाए, क्योंकि सीमेंट्री एच जो है ना, सीमेंट्री एच कल्चर है, उसी को हम वेस्टर्न पंजाब फेज के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा सा इसको मतलब आपको एक दो बार और खुद से भी रिकॉल करना पड़ेगा तभी याद रह पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो याद करने की, सीमेंट्री एच कल्चर हम किसको बोलते हैं। हो सकता है कि वो सीमेंट्री एच कल्चर लिख के, ठीक है, ऐसा पूछ दे कि भाई इसको ईस्ट पंजाब बोलते हैं क्या, गलत। इसको झोकर बोलते हैं क्या, झोकर फेज, गलत। इसको रंगपुर बोलते हैं क्या, तो गलत। इसको गंगा यमुना दोआब बोलते हैं क्या, गंगा यमुना दोआब, तो गलत। तो फिर राइट आंसर क्या है, इसको बोलते हैं वेस्ट पंजाब फेज। ठीक है, तो मुझे लगता है 2-3 बार तो मैंने ही रिवाइज करा दिया, अब आपको
माइंड में रहेगा। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कार्बन डेटिंग ऑफ आईबीसी। तो ये हमको 2500 से 1750 के बारे में जानकारी इसकी मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि इसको लेकर के आईबीसी को लेकर के ना एक्चुअली कुछ और जो इसका ओरिजिन है उसको लेकर के कुछ थ्योरी है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है कि भाई उस थ्योरी की खोज किसने करी, जैसे अभी हम देखने ही वाले हैं, है ना। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडियन इंडिजीनियस डेवलपमेंट थ्योरी, इसका मतलब क्या है कि भाई वो यहीं पे डेवलप हुए, है ना। जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वो इंडिया में ही बना। तो इसके जो समर्थक हैं वो कौन लोग हैं, वो है ए घोष और एम.आर. मुगल। एक्चुअली इसको मोहम्मद रफ़ीक मुगल इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो फिर जो द्रविडियन थ्योरी है उसके जो जनक है वो कहते हैं कि जो हैं वो फादर हैरिस है। ठीक है, तो कई बार ना ऐसे ही बस कंफ्यूजन करने के लिए बना देगा, जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट थ्योरी है वो फादर हैरिस ने दी। तो ऐसे भी नाम तो फॉरनर ही लग रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ऐसे करके याद रख सकते हैं। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है याद करने का, क्योंकि हर जगह ये काम नहीं करता। इंडिजीनियस डेवलपमेंट थ्योरी तो आपको बस रट लो, ए घोष और एम.आर. मुगल। तो कम से कम इस तरीके से याद कर लो कि नहीं यार, इंडिजीनियस डेवलपमेंट थ्योरी में तो इंडियन के ही नाम है ना, इंडियन जैसे ही नाम है, ए घोष और एम.आर. मुगल रफ़ी। और द्रविडियन थ्योरी, ठीक है, ये फादर है एक्चुअली, ये कहता है कि ये बाहर से आए हैं, है ना। द्रविडियन थ्योरी में कहते हैं कि बाहर से आए हैं। तो हाँ, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड जेनेटिक एविडेंस। अब जो ये वाली थ्योरी है ये लिंग्विस्टिक बेस और जेनेटिक एविडेंस के बेस पे उसने बताई है ना। अब कितनी सही है ये तो अब फिर अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। हिस्ट्री में वैसे भी ज़्यादातर टॉपिक एक तरीके से बहस के विषय ही रहते हैं, है ना। मान लीजिए कल के दिन कोई नई रिसर्च सामने आ जाए तो फिर ये वाली गलत निकल जाएगी, है ना। तो अपने आप में 100% कुछ नहीं है। खैर, अब इसके अगली जो थ्योरी है कल्चर डिफ्यूजन थ्योरी, है ना। तो उसके जो जनक है वो मॉर्टिमर व्हीलर है, एच.डी. गॉर्डन है ना। और एक मैके भाई साहब भी हैं। मैं तो इसको याद करने नहीं वाला, है ना, याद रहेगा तो रहेगा, बस एक बार हल्की नज़र मार लो। E.G.H. मैके, है ना, और मॉर्टिमर व्हीलर और D.H. गॉर्डन, है ना। इतना तो याद रख ही सकते हैं। एक बार फिर से एक बार देख लो। देखो 3 थ्योरी है, इंडिजीनियस डेवलपमेंट थ्योरी, इंडिजीनियस डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो इसके कौन है, ए घोष है और एम.आर. मुगल है। ठीक है, एम.आर. मुगल है। फिर द्रविडियन में तो एक ही है, द्रविडियन में फादर हैस है। ठीक है, फादर हैस है। फिर कल्चर डिफ्यूजन थ्योरी है, ठीक है, इसमें मॉर्टिमर व्हीलर है और D.H. गॉर्डन है। और बाकी इसको आएगा तो यार इतना तो देख लिया ना, ऑप्शन तो रहेगा ही ना वहाँ पे, सिंपल। हम कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक इतनी सारी थ्योरी है, इतनी सारी मतलब 3 थ्योरी हमने देख ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूनैनिमिटी नहीं है, मतलब एक मत नहीं है, सबका अलग अलग मानना है। लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी लोग हैं, ठीक है, वो ये बिलीव करते हैं कि भाई जो प्री हड़प्पन फेज था, ठीक है, वो इंडिजीनियस विलेज कल्चर ही था। यानी कि जो यहाँ के लोग थे उन्होंने इसको डेवलप किया, ना कि कोई बाहर से आया इनको ज्ञान देने के लिए। जैसे कि अंग्रेज बोलते हैं ना कि अंग्रेज, खैर वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात है कि हमने तुमको आके सभ्य बनाया, ये वो, है ना। ऐसा नहीं है भाई, हम पहले से ही बहुत सभ्य थे। लेकिन हाँ, कुछ हमारी गलतियाँ थी, हमें उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और हिस्ट्री को समझने के बाद ही पूरा पता लगता है कि कहाँ पे किसका गलती कितना है। तो यदि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो फिर मतलब ऐसे किसी को ज़्यादा दोष भी देना सही नहीं है। खैर, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो जब उस पर आएंगे फिर वो अलग से बात कर लेंगे। चलते हैं आगे। तो द स्टडी फाइंड्स दैट इंडिजीनियस हंटर गैदरिंग कम्युनिटीज़, अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, हंटर गैदरिंग कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है, जिससे डेवलप्ड इनटू एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ एंड फॉर्म्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन ग्रेजुअली। तो देखो पहले जो हड़प्पन गैदरर कम्युनिटीज़ थी, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर कम्युनिटी सामने आई, ठीक है। पहले वो खाना गैदर कर रहे थे, फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे, जैसे हमने कहा कि मेसोलिथिक एज में तो एग्रीकल्चर करना सीख ही गए थे। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन
अभी हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है, ये मुझे एक लेक्चर में ख़त्म करना था वैसे तो, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना, लेकिन मैं साथ में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बताता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, है ना। तो अगली कुछ वीडियोस में हम बहुत फास्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि अब तो हमारी समझ बन चुकी होगी कि आखिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, तो थोड़ा सा हमको फास्ट चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि मेसोलिथिक एज में हम देखो बार बार ऐसे रिकॉल करते रहो तो आपको याद हो जाएगा। मेसोलिथिक एज में एग्रीकल्चर करना सीख गए, ठीक है। फिर उससे आगे चले भाई चारकोलिथिक एज, वहाँ पे हम वीट एंड राइस भी उगाना सीख गए, ठीक है। अब वीट राइस उगाना सीख गए तो अब भी एक बात बताओ, फिर कहीं ना कहीं ट्रेड भी होगा, है ना, ट्रेड हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ट्रेड इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड भी बढ़ेगा। अब जब ट्रेड एक्सटर्नल इंटरनल बढ़ेगा तो फिर दूसरे देशों से भी संबंध बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ग्रेजुअली एक सिविलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो आईवीसी के पक्ष में था, तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना, मतलब देखो जहाँ ज़्यादा पैसा आता जाता है फिर वहाँ पे डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होता है। जैसे अमेरिका को देख लो यार, और अफ़गानिस्तान को देख लो, इंडिया को देख लो, धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोग थोड़ा थोड़ा लग्जरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। खैर हम पीटी पे ही फोकस करेंगे मेनली। अब वेरियस स्टडीज़ में ये बताया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन है ना, वो न्यूलिथिक साइट मेहरगढ़ से भी मिला है ना। और मेहरगढ़ वाज अ सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हंटर गैदर टू फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि जहाँ पे फार्मिंग और पशुपालन होता था, है ना, पशुओं को पाला जाता था। तो मेहरगढ़ एक ऐसा सेंटर हमको मिला है जहाँ पे पहले हंटर गैदरिंग होती थी, हंटर गैदरिंग होती है, और उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ होगा, हमें दोनों के साक्ष्य मिले होंगे, हंटर गैदरिंग के भी और एग्रीकल्चर के भी। देखो इस तरीके से कॉमन सेंस लगा के आपको, मतलब कहीं लिखा हुआ हर चीज़ नहीं मिलेगा, आपको ऐसा सोचना है कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर था, तो ऐसे कैसे हम बता सकते हैं। देखो जब कोई एक कॉमन पॉइंट होता है ना, जैसे आप बोलते हो कि आज से 5 साल पहले भाई मैं ऐसा था, या मेरे को, जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को अंग्रेजी उतनी नहीं आती थी, है ना, तो बंदा तो सेम है, लेकिन 5 साल पहले उसके अंदर ये वाला भी एविडेंस हमको मिल जाएगा, है ना। अगर उसने कहीं अपनी रिकॉर्डिंग या कोई इस तरीके की रखी हो कि देखो 5 साल पहले मैं ऐसा था और 5 साल बाद ऐसा हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन उसी को तो बोलेंगे। तो कॉमन सेंस लगाना है बस। अब चलते हैं आगे, अब पढ़ लेते हैं कि भाई आईवीसी का डिक्लाइन की थ्योरी क्या कहती है। तो 1900 बीसी में, है ना, माना जाता है कि इसका जो है धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया, है ना। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार इससे गो थ्रू हो लेते हैं कि बाय द 19th सेंचुरी बीसी द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, क्या थी इम्पोर्टेंट साइट्स हड़प्पन कल्चर की, है ना, तो 2 थी, एक तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। ये डिसअपेयर होने लगी। अब देखो यहाँ पे डिसअपेयर का मतलब ये नहीं कि भाई पूरी तरीके से जो है यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया, नहीं, इसका मतलब ये है कि देखो ये अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन, ठीक है। इसका मतलब क्या, यानी कि शहरों की तरह वहाँ पे ज़्यादा था, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब डिक्लाइन होने लगा कि शहर अब कम होने लगे, है ना, शहरों की गुणवत्ता घटने लगी। क्यों घटने लगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग इसकी थ्योरी आती है कि जैसे वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई या बाहर से इन्वेडर्स आ गए, है ना, उन्होंने वहाँ के लोगों को मार दिया, तो इसको लेकर के भी कई सारी थ्योरी है। इन्वायरमेंटल डिजास्टर की वजह से तहस नहस हो गया, ऐसा भी माना जाता है ना। तो वैसे वो सब आपने डिटेल में क्लास से पढ़ी होगी। पर द हड़प्पन कल्चर एट अदर साइट्स spread or gradually and continued in its degenerate from the outlying finger of Gujarat, Rajasthan, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी until 1500 BC। तो यहाँ तक ये चलता रहा, और इन जगह पे यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, तो इसको यहाँ तक माना गया कि धीरे धीरे जाके यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। तो यार बोलते बोलते बहुत गला सूख जाता है। अब ये है, हाँ, फॉरेन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है। तो देखो जो डिक्लाइन की पढ़ रहे हैं हम,
मैंने ऑलरेडी वैसे इनकी थोड़ी चर्चा कर दी, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेजन थ्योरी में क्या आएगा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी इसको बोलते हैं, यानी कि FIT को AITB यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ठीक है। फॉरेन में किसको याद रखना है कि फॉरेन कौन थे, आर्यन। लेकिन ये थ्योरी वैसे सही नहीं मानी जाती, बट यदि आ जाता है कि फॉरेन इन्वेजन थ्योरी में कौन थे भाई, तो आर्यन थे, ठीक है। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय व्हीलर एंड पिगोट और गोल्डन। तो FIT किसके द्वारा दी गई, FIT दी गई भाई 3 लोगों के द्वारा, व्हीलर के द्वारा, पाइगोट के द्वारा और गोल्डन के द्वारा, ठीक है। अब क्लाइमेट जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई, मार्शल और स्टेन, ये 1930s में। तो मेनली 1930 को तो आप एक बस नज़र मार लीजिए, बाकी जो याद रखना है उसको, मार्शल और स्टेन क्लाइमेट से संबंधित है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज थ्योरी से संबंधित 2 लोग हैं, मार्शल और स्टेनी, ठीक है। फिर टेक्टोनिक फिनोमिना या कि भूकंप वगैरह आ गए, तो उसके लिए रेकीज एंड डेलीज ने बताया। और इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, इंडस फ्लडेड सडनली ड्यू टू टेक्टोनिक फिनोमिना कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन। यानी कि टेक्टोनिक, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा कि प्लेट्स आपस में टकरा जाती है, भूकंप और सुनामी वगैरह आती है, तो उसकी वजह से फ्लड आ जाती है और जिससे मास डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे भी आपने पीछे पढ़ा होगा कि मोरक्को और अभी इंडिया में भी आ गया था चक्रवात वगैरह, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी, खैर वो एक अलग टॉपिक है ना। तो मेनली मैं कहना चाहता कि टेक्टोनिक फिनोमिना यदि आप जानते हो तो फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भाई वो तो पहले फाउंडेशन क्लास करो। फिर हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस, है ना। हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस में क्या है कि भाई पानी से संबंधित है। इसकी ये जो थ्योरी है वो किसने दी, लैम्बार्क ने दी। तो एक बार आप फिर से देखो, रिकॉल करके देखो, क्लाइमेट थ्योरी किसने दी, मार्शल स्टेन ने दी, टेक्टोनिक रेकीज डेलिस ने दी, है ना। और जो है तुम्हारी इन्वेजन वाली थ्योरी किसने दी, व्हीलर एंड पिगोट और गोल्डन ने दी, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस की थ्योरी लैम्बार्क ने दी, ठीक है। तो रटना तो पड़ेगा। खैर भाई UPSC है, जो बोलते हैं ना कि नहीं बस समझने से काम चल जाता है, सर समझने से सिर्फ काम नहीं चलता, रटना भी पड़ता है। मेमोरी रिटेन पावर भी आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और वो कैसे बढ़ेगी, ऐसे ही बढ़ेगी रट्टा मार मार के। ही सजेस्टेड दैट द ईस्टर्न शिफ्टिंग ऑफ इंडस लेड टू पीरियोडिक इंडक्शन, देखो ये भी फिर आप ज्योग्राफी में ही पढ़ते हो, इन अराउंड मोहनजोदारो विच लेड टू लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। इसने क्या कहा कि भाई ईस्टर्न शिफ्टिंग हो गया, किसका, इंडस का। जो इंडस रिवर मान लीजिए, जैसे ये इंडिया था, इंडिया है मतलब, ठीक है। अब ये तुम्हारी इंडस जा रही है, अब ये कह रहा है कि ये थोड़ी ईस्टर्न में हो गई। अब इसका ईस्टर्न किधर होगा, इधर, यानी कि यहाँ पे अगर जो लोग रहते होंगे, अब नदी देखो ऐसे समझो, मान लीजिए नदी जा रही है, यहाँ पे आसपास लोग रह रहे हैं, ठीक है, इधर भी रह रहे हैं, चलो मान लेते हैं। अब ये जो नदी थी ना, जो ये रिवर है, अब ये यहाँ हो गई, धीरे धीरे शिफ्ट इधर होगी, तो देखो इनसे तो दूर हो गई, तो यहाँ तो भाई डेजर्ट बन जाएगा। और लॉजिकली आप अभी सोचेंगे ना, हो सकता है आपको ऐसा भी सही लग सकता है, देखो मुझे नहीं पता, जैसे भी अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे तो पूरा एक तरीके से पूरा डेजर्ट टाइप वाली लैंड लगती है ना, देखोगे तो आप, है ना, ज़्यादा प्रोडक्शन ऐसा कुछ होता भी नहीं वहाँ पे। और दूसरी चीज़, जो ये वाला एरिया था, यहाँ पे भी खेती होती है, यहाँ पे नदी आ गई अब, तो यहाँ पे तो बाढ़ हो रही है, आ गई, इधर सूखा हो गया, तो भाई जो तुम्हारा हड़प्पा कल्चर था ये बेचारा बर्बाद हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मज़े लेते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और सोचो कि यार दूसरों को भी कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बस इंजॉय करो, रट्टा मारो, पढ़ो, फिर देखो क्या होता है 26 तारीख को। खैर, डिक्लाइनिंग ट्रेड थ्योरी, अब फिर एक थ्योरी ये भी आती है कि भाई ट्रेड डिक्लाइन हो गया। अच्छा एक बात सोचो भाई, जब ट्रेड किस पे डिपेंड करता है, देखो यदि एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है ना, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, तो तुम्हारा ट्रेड में भी ग्रोथ होगी। और जब प्राइमरी सेक्टर में ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो ट्रेड कहाँ से चलेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी ऊपर वाले से ही लिंक है। तो इसकी जो जनक साहब हैं वो कौन है, एलम है, SW ईरान, यानी कि साउथ वेस्ट ईरान। As a powerful status around 2000 BC interrupted the supply of Harappan goods to Mesopotamia and
मेसोपोटामिया इंपोर्ट्स। तो जो हड़प्पन गुड्स थे, ठीक है, मेसोपोटामिया और मेसोपोटामियन से जो इंपोर्ट वगैरह किए जाते थे, है ना, अब वो आने बंद हो गए, इंटरप्ट हो गया सप्लाई चैन। आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो देखो ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री पढ़ रहे तो इकोनॉमी, इकोनॉमी पता होगी तो हिस्ट्री भी आएगी, हिस्ट्री पता होगी तो इकोनॉमी और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। कि सप्लाई चैन तो भाई पहले भी होती थी, अब सप्लाई चैन क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है, उसको दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो बीच में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है ना, समय के हिसाब से बदलते जाते, जैसे अभी टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हम, है ना, अमेजोन है, खैर ये सब मेंस के जब आप पढ़ेंगे ना तब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि समय के साथ साथ चीज़ें कैसे बदलती है, और ये हिस्ट्रीज में आपको बस समझने में हेल्प करता है ना। अब इसके ना कुछ जनरल फैक्ट्स देख लेते हैं और फिर आज का लेक्चर हमें मुझे लगता है यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। खैर, तो इसमें हम टाउन प्लानिंग देखते हैं, इसके कुछ फीचर्स थे, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग में भी हमको कुछ डिस्टिंग्विश, हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश बाई इट्स टाउन प्लानिंग, यानी कि इसकी टाउन प्लानिंग कुछ डिफरेंट तरीके की थी। इसको हम दो पार्ट में बांट के देखते हैं। जो सिटीज़ थी, यानी कि जो तुम्हारी सिटीज़ थी, ठीक है, वो दो पार्ट में बटी हुई थी। एक को सिटाइडल बोलते थे, ठीक है, और दूसरे को आई थिंक लोअर कुछ ऐसा करके बोलते थे। खैर आगे आएगा तो हम देख लेंगे। तो जो धोलावीरा और लोथल थे, ये कहाँ पे, गुजरात में है ना। एंटर्ड सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये धोलावीरा है ना, और लोथल कहीं ना कहीं यहाँ पे है, लोथल नीचे है, देखो जैसे ये वाला हिस्सा है ना, तो लोथल आपको आई थिंक यहाँ पे कहीं मिलेगा और धोलावीरा कहीं इधर मिलेगा। तो देखो ये जो सिटीज़ यहाँ पे होती थी धोलावीरा और लोथल, ये फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड का मतलब है जैसे ये कोई सिटी है और इसके पूरे चारों तरफ ये बाउंड्री कर दी, है ना। सेक्शंस विद इन द टाउन्स वर ऑल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स, ठीक है। तो जो सिटाइटल, देखो जो मैं भी बोल रहा था, सिटाइटल लोथल विद इन लोथल वाज नॉट वेल्ड ऑफ बट वाज बिल्ड एट अ हाइट, लेकिन ये जो था ऊंचे स्थान पे बनाया गया था, और यहाँ पे ना लीडर्स या प्रशासनिक टाइप के लोग रहते थे, ठीक है। तो सिटी प्लानिंग रफली फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न। रफली यहाँ पे क्या था, देखो अगर वो ऐसे बोल दे कि पूरा ग्रिड पैटर्न में थी तो नहीं, बस यही आपको पेटी में याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, रफली लिखा है, तो पूरी तरीके से इसका मतलब ग्रिड पैटर्न नहीं था। यूज्ड बर्न ब्रिक्स, अब वो ऐसे बोल देगा कि वहाँ पे कच्ची ईंट, पूरी में जो है कच्ची ईंट यूज होती थी, नहीं भाई, पक्की ईंट यूज होती थी, बर्न ब्रिक्स, ठीक है, जिनकी क्वालिटी गुड होती है। आप जानते हैं कि पक्की ईंट मजबूत होती है। तो यूनिक फीचर क्या था उनका, है ना, एंड द यूनिक फीचर ऑफ द ब्रिक क्या था कि आइडेंटिकल रेशो में थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई उनको मैथमेटिक्स की समझ भी थी, 1:2:4, यानी कि जैसे मान लीजिए ये ईंट है, तो ऐसे करके कुछ, सॉरी, ये 4 के रेशो में हो गई, ये 1 के रेशो में हो गई, और ये 2, यानी कि चौड़ाई 2 और इसकी जो ये है, इसको लंबाई कह सकते हैं 4 और हाइट होगी 1, तो इसके रेशो में होती थी, है ना। फिर यूनिफॉर्मिटी इन द एवरेज साइज ऑफ ब्रिक, यूनिफॉर्मिटी इतने में होती थी 4 हाउसेज। और जो सिटी वॉल के लिए बनाई जाती थी, यानी जो फोर्टिफाइड करने के लिए या बड़ी वॉल बनाई जाती थी, उसका रेशो होता था 10x20x40 सेंटीमीटर। अब देखो, हाउसेज वर ओपन ऑफ 2 और मोर स्टोरीज, यानी कि या तो सिंगल फ्लोर होता था या फिर डबल फ्लोर होता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन एयरक्राफ्ट इज एविडेंट इन पोट्री, सील्स, वेट एंड ब्रिक्स। तो आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखने की भाई, हड़प्पा में मेनली जो एयरक्राफ्ट्स होते थे वो क्या क्या मिले हमको, पोइट्री मिली, सील्स मिली, है ना, वेट की तरीके से कुछ बट्टे टाइप के मिले, और ब्रिक्स मिली, ठीक है। और धोलावीरा गुजरात में ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो देखो ये केवल एक ऐसी साइट्स है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा हुआ है ना। जनरली हम ऐसा मानते हैं कि जनरली
कहीं पे आपको यूट्यूब पे भी कोई टीचर ऐसे बताते हुए मिल जाएंगे कि जनरली ऐसा गलत होता है। लेकिन अगर ये वाली स्टेटमेंट दे दी और हम उस ट्रिक को देख के गए तो गलत हो जाएगी। तो धोलावीरा जो था वो ओनली एक ऐसी साइट थी जो 3 पार्ट्स में यानी कि सिटी को बांटा गया था, 3 सिटाइडल्स या इनको कहते हैं 3 प्रिंसिपल डिविजन्स। ठीक है, अब देखते हैं, अभी काफ़ी बचा हुआ है। मुझे लग रहा है इस लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये, हमको नेक्स्ट लेक्चर एक और इसके ऊपर लेना ही पड़ेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी तक हमने कहाँ तक देख लिया। अभी हम पढ़ चुके हैं टाउन प्लानिंग के कुछ जनरल फीचर, है ना। अब इसमें ड्रेनेज सिस्टम से हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।